हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत की जलवायु की। उसके अंदर हम फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मानसूनी हवाओं की बात की। उसके अंदर हमने एक नंबर पे जो फ्लोन का सिद्धांत, हमारा सिद्धांत कौन सा है? फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे मानसूनी पवनों को, जिसके अंदर हमने खूब चर्चाएं की हैं। विषुवतरेखीय पछुआ पवनों की बात की, वायदा पेटियों की बात की है, तापमान की बात की, और यहाँ पे वायदाब उच्च और निम्न की बात की है। इसके अंदर हमने मानसूनी हवाओं की बात की, जिसके अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की बात हम कर चुके हैं। मानसूनी पवनें, इनकी चर्चाएं हम कर लिए कि ये पवनें अरब सागर से होते हुए अंतरीपनुमा भाग से टकराकर, भारत के अंतरीपनुमा भाग कौन सा है? तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। उसके अंदर टकरा करके दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर वाली भारत में एंटर करती है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से, और यहाँ कच्छ के रण से होते हुए राजस्थान में अरावली के समानांतर बहती हुई आगे हिमालय के पर्वत पादी क्षेत्रों तक जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो मानसूनी शाखा आती है इसकी, वो गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों के यहाँ पे वर्षा करती हुई हिमालय के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए भारत में एंटर करती है। वहाँ पर हुगली के जो घाटी है, वहाँ पे इसकी एक शाखा छोटा नागपुर की पठार की तरफ जाती है और एक शाखा हिमालय के समानांतर आगे की ओर निकल जाती है, जो कि राजस्थान में भी वर्षा करती है पूर्वी भाग में। और छोटा नागपुर के पठार में जो शाखा अलग हुई, उससे विंध्याचल और सतपुड़ा के अंदर से जो एक शाखा आई थी, उस दोनों मिलकर के यहाँ पे वर्षा कर देती है। तो यहाँ पर हिमालय के जो पर्वतवादी क्षेत्रों के समानांतर जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जाती है, वो वहाँ पर अगर उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है तो वहाँ वर्षा की मात्रा की जो आर्द्रता है वो कम होती चली जाएगी, यानी कि गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों के पास में ज़्यादा वर्षा होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गेहूं प्रधान और चावल प्रधान कृषि को वो विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। वहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो होती है वो गेहूं की और चावल की फसलों को विभाजित करती है। यानी उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे ओनली गेहूं की कृषि होती है, और जो पूर्वी भाग है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे चावल की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि या पवनों की बात की हमने, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की, उसकी दिशा कैसे परिवर्तित होती है उत्तरी गोलार्ध में ITCZ के स्थानांतरण होने के कारण, ये बात हम कर चुके हैं। आगे की बात हम करते हैं दूसरी पवन की। इसको यहाँ पे दूसरी पवन का नाम है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, या इसको बोलते हैं लौटता मानसून। लौटता मानसून क्या बोलते हैं? लौटता मानसून बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो भारत की स्थिति वाले क्षेत्र में, ये भारत की स्थिति वाला क्षेत्र है। यहाँ पे भारत की स्थिति में यहाँ पे बात करेंगे हम तो ये 0 डिग्री वाली रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा है। यहाँ पे ये जो भाग है ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका वाला। यहाँ पर जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ITCZ वाला क्षेत्र कहाँ चला जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। जो क्षेत्र यहाँ पे सितंबर में बना, 22 सितंबर को वापस अपने यथावत स्थान पे आ गया था, अब वो क्षेत्र 0 डिग्री से यहाँ 5 डिग्री और 10 डिग्री यहाँ पे आ गया। ये ITCZ वाला क्षेत्र है।
लौटते हुए मानसून में हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें उसमें इसका ज़रूर असर आता है या फ़र्क पड़ता है, लौटते मानसून में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे भारत की मानसून के लिए। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो इस जो हिंद महासागर वाला ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे ये क्षेत्र हिंद महासागर का है, यहाँ पे तापमान हो जाएगा ज़्यादा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा तापमान हो जाएगा। और ज़्यादा तापमान होगा, दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है, मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा है, तो वहाँ पे तापमान क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और ज़्यादा तापमान का मतलब होता है वायुदाब कम होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर का केंद्र बन जाएगा। कैसा केंद्र बन जाएगा? लो प्रेशर का केंद्र बन जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में टेम्परेचर कैसा होगा? निम्न होगा, क्योंकि स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, तो जल्दी ठंडे होने का मतलब यहाँ पे तापमान कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। और निम्न तापमान होने के बाद में यहाँ पे निम्न तापमान का मतलब उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? उच्च वायुदाब। ठीक है, ये 0 डिग्री है। यहाँ 30 डिग्री की रेखा है, इस 30 डिग्री की रेखा से लेकर के यहाँ से पवन चलना स्टार्ट हो जाती है। उच्च वायुदाब की पेटी है यहाँ पे, यहाँ से पवन चलना चाहती है कैसा? सीधा चलना चाहती है, लेकिन फेरल जो महोदय है वो इसको सीधा चलने नहीं देते। वो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं, चलना चाहते हैं सीधा, लेकिन पवन पीछे छूट जाती है। इस पवन की ये दिशा हो जाएगी। ये दिशा होगी या नहीं होगी? यानी कि इसकी दिशा किधर से होगी? उत्तर पूर्व से होगी। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी दिशा क्या हो जाएगी? स्थानांतर। यानी उत्तर पूर्व से पवनें चलना स्टार्ट करेगी और किधर जाएगी? दक्षिण पश्चिम की ओर जाना स्टार्ट कर देगी। यहाँ से कोई पवन चल रही है, इस भाग से, ये भाग क्या है? स्थलीय भाग है। यहाँ पे भारत है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस है, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इसके मंचूरिया, ये दक्षिणी कोरिया वाला क्षेत्र है, ऊपर रूस है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? स्थलीय भाग है। ठीक है, स्थलीय भाग का जो मतलब होता है जल्दी गर्म होना, जल्दी ही ठंडा होना, और सागरीय भाग होता है वो धीरे ही गर्म होता है, धीरे ही ठंडा होता है। तो इस पूरे क्षेत्र में तापमान जल्दी ही क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो निम्न टेम्परेचर का केंद्र बन जाएगा, निम्न तापमान का केंद्र बन जाएगा। ये उच्च तापमान का केंद्र है यहाँ पर, और ये निम्न तापमान का है। निम्न तापमान का मतलब उच्च वायुदाब हो तो गया यहाँ पे, तो उच्च से निम्न की ओर हवाएं चलती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ती है। तो यहाँ से कोई पवन सीधा चलना चाहती है, तो इस पवन का यहाँ पे दायां हिस्सा कौन सा होगा? इधर वाला होगा। तो इस हाथ की तरफ पवन घूम जाएगी। आ गया समझ में? यहाँ से कोई पवन चल रही है, स्थल भाग से कोई पवन चल रही है, तो स्थल से चलेगी, इसका मतलब उसके अंदर आर्द्रता नहीं मिलेगी। आर्द्रता कहाँ पर मिलती है? अगर वो पवन जलीय क्षेत्र के ऊपर से घर्षण करते हुए चलती तो उसके अंदर आर्द्रता मिलती, लेकिन यहाँ तो अपने जो भारत की स्थिति है वो तो स्थलीय भाग है। यहाँ कुछ मात्रा में नदियाँ हैं, जिससे कितनी मात्रा में आर्द्रता मिल पाएगी उस पवन को? तो इस स्थल भाग से वो पवन शुष्क रूप में चलती है। आ गया समझ? जो पवनें यहाँ पे इधर से हिंद महासागर से जाती थी वो तो यहाँ से आर्द्रता को लेकर के आगे बढ़ती थी, लेकिन ये स्थल से आ रही है, इसका मतलब ये पवनें शुष्क है। आगे बढ़ कर के ये पवनें आगे 0 डिग्री तक चली जाएगी। 0 डिग्री के पास में पहुँचते इसकी दिशा ये हो जाएगी। ये कौन सी? मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ये शीतकालीन पवनों की बात कर रहा हूँ, ये सर्दियों की बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च के बीच का जो टाइम काल है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पवनें हैं, इधर से आ रही हैं, तो भारत के इस क्षेत्रों से पवनें आ रही हैं। ये म्यांमार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे थाईलैंड वाला क्षेत्र है, इधर से भी पवनें आएंगी। यहाँ भारत का अंडमान निकोबार द्वीप वाला क्षेत्र है,
यहाँ क्या है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ से कोई पवन आएगी स्थल भाग से, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ से कोई पवन आएगी तो पवन इस बंगाल की खाड़ी में एंटर होते ही, बंगाल की खाड़ी में एंटर होते ही यहाँ से आर्द्रता को धारण कर लेगी। क्या कर लेगी, आर्द्रता को धारण कर लेगी, और धारण करके इस आर्द्रता को धारण करने के बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र में ये जो भाग आगे निकला हुआ है, यहाँ पे भारत का कुछ भाग आगे की ओर निकला हुआ है, ये भाग इन पवनों के सामने आ जाता है। किन पवनों के, जो पवनें स्थल से आ रही थी और बंगाल की खाड़ी में घुसते ही उसको आर्द्रता मिल जाती है, उन पवनों के सामने भारत का ये हिस्सा सामने आ जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये भाग है, ये पर्वतीय दो क्षेत्रों के बीच में, जहाँ पे कार्डोमम और अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जेवराय की शिवराय की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में जो घाटी वाला क्षेत्र है वो कावेरी नदी का क्षेत्र है, कावेरी नदी का बेसिन है, जिसको यहाँ पे कोरोमंडल तट बोला जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, कावेरी निम्न बेसिन। ठीक है, इसी का नाम क्या है, कोरोमंडल तट। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ये बात हम शुरू के टॉपिक में कर लेते हैं। ठीक है, ये जो कोरोमंडल तट है इसकी घाटी में ये पवने या पर्वतीय क्षेत्र सम्मुख भाग है, तो यहाँ पे घुसते ही यहाँ पे वर्षा कर देगी। ये वर्षा शीतकाल की वर्षा है। ये कब की बात कर रहे हैं, जब सूर्य दक्षिणायन होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे सर्दियाँ हैं। गर्मी तो दक्षिणी गोलार्ध में है इस समय, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो गर्मी तो कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में, और सर्दी कहाँ होगी, उत्तरी गोलार्ध में। क्यों होगी उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती सीधी, तो इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं रहता, यहाँ पे तापमान कम रहता है। इसका मतलब यहाँ पे सर्दियाँ होंगी। ठीक है, तो शीतकाल के समय या सर्दियों के समय भारत में लौटते हुए मानसून से एक तो कहाँ पर वर्षा होगी, कावेरी के निम्न बेसिन में, जिसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी वर्षा होगी जो थाईलैंड से, इधर से जो पवनें आती हैं वो पवनें आर्द्रता धारण करके बंगाल खाड़ी से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे वर्षा कर देगी। तो भारत के दो क्षेत्र ऐसे हैं जो शीतकालीन यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा प्राप्त करती हैं या लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करती हैं। याद हो जाएगा, दो ही बातें हैं। एक तो कौन सी है, ग्रीष्मकालीन जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण हुए। एक पवन कौन से है, जो लौटती हुई पवनें या उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, उनके द्वारा जो वर्षा होती है वो वर्षा दो क्षेत्रों में होती है। एक तो कावेरी का निम्न बेसिन जिसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, और एक अंडमान निकोबार द्वीप वाला क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों में वर्षा होती है। चलो, ये बात तो हो गई अपने पवनों की। अब शीतकाल में हमें अपने भारत में कुछ और भी वर्षा देखने को मिलती है। मिलती है या नहीं मिलती? शीतकाल में हमें और भी एक वर्षा देखने को मिलती है जिसका नाम होता है मावट। क्या नाम होता है? मावट। ये मावट क्या होती है? हम इसको लोकल भाषा में यानी स्थानीय क्षेत्र की जो भाषा है उसमें इस वर्षा का नाम ही मावट रहती गया है। ठीक है, ये जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। देखो ये कैसे होती है शीतकाल के अंदर। हमने इस वर्षा की तो बात कर ली है कि कहाँ पर होती है शीतकाल में। आगे बात करें इसकी तो ये वर्षा जो है भारत में कहाँ पर होती है, इसके लिए भी आपको पवनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। हम बात करें यहाँ पर इस क्षेत्र में, ये यूरोप वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये भारत की स्थिति है यहाँ पे इस भाग में। यहाँ पर एक रेखा है 23 डिग्री रेखा जो हमने अभी बात की है। कौन सी रेखा है? 30 डिग्री रेखा है। और 30 से 35 के बीच में एक पेटी है। इस पेटी का नाम यहाँ पे 30 से 35 के बीच में क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। कौन सी पेटी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी।
जब पवनें दो दिशाओं से एक केंद्र में आती हैं, दो दिशाओं से एक केंद्र में आती हैं, तो इस क्षेत्र में अगर निम्न वायुदाब होगा, यहाँ पे उच्च वायुदाब है, तो ये दशा बनती है चक्रवात की। किसकी बनती है? चक्रवात की। जब ये चक्रवात आपस में आकर के ये हवा एक जगह होकर के राउंडिंग यानी सर्किल रूप में ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठ करके अगर वहाँ पे जलीय क्षेत्र है और जलीय क्षेत्र में अगर वो हवाओं का चक्कर बन जाता है, चक्रवात रूप ले लेता है, ठीक है, तो वो बाउंडर जो होता है वो ऊपर जाकर के नीचे से आर्द्रता को लेकर जाएगा, ऊपर जाकर के इकट्ठे होकर के वहाँ पे वो वर्षा को लाता है। आप सुनते होंगे भारत एक तटीय देश है, इसके दोनों तरफ यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला क्षेत्र है, तो ये इन क्षेत्रों से पवनें आती हैं, वो पवनें यहाँ पे चक्रवातीय दशा को निर्मित करते हैं। देखिए, चक्रवात 0 डिग्री से 8 डिग्री उत्तर और 8 डिग्री दक्षिण तक कोई चक्रवात नहीं बनता, क्योंकि वो शांत क्षेत्र है, डोल्ड्रम वाला क्षेत्र, ITCZ वाला जो हमने चर्चाएं की है, उसके अंदर विस्तृत रेखीय शांत पवनें हैं जो पछुआ पवनें हैं, और कोई पवन नहीं चलती। पवन जहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र है, वहाँ से पवनें झपटा मार करके उस क्षेत्र में इकट्ठी होती है और इकट्ठी होकर के ऊपर उठ जाती हैं। वहाँ से वो नीचे के भाग से आर्द्रता को लेकर के और तटीय भागों में वर्षा करती हैं। अगर वो तेज़ गति से हैं तो वो चक्रवात का रूप ले लेते हैं। अगर समुद्र में वही पवनें अगर वहाँ से आर्द्रता को ज़्यादा मात्रा में ले जा करके और तेज़ रूप में जाती है, बहुत सारा नुकसान करती हैं, तो उनको चक्रवात का नाम दे देते हैं। यहाँ पे चक्रवात की स्थिति इस सागर तट पर भी है और इस तट पर भी है, ठीक है। तो भारत में जो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सभी पेटियां 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सभी पेटियां किधर खिसक जाएंगी? उत्तर की ओर। जब ये पेटी 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में है तो ये कहाँ चली जाएगी? 35 से 40 के बीच में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये पवन चलती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। कौन सी पवन चलती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है। वो पवन यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, ठीक है, इस क्षेत्र से। तो ये भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र इस उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन के चपेट में आ जाता है। तो यहाँ से पवन चलना स्टार्ट होगी, तो यहाँ से आर्द्रता लेकर के जाएगी, वो पवनें आगे इधर लेके चली जाएंगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन हम सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के रूप में देखें तो ये जो 30 से 35 वाली पेटी है वो 25 से 30 के बीच में आ जाएगी। कहाँ जाएगी? 25 से 30 के बीच। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सभी पेटियाँ 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो पवनें या पेटी है ये 25 से 30 के बीच में आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगी 25 से 30 के बीच में। आ गया समझ में इतनी बातें, ठीक है। यहाँ पर आते ही ये जो व्यापारिक पवनें हैं उत्तरी पूर्वी, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। कब होगी? जब सूर्य दक्षिणायन होगा। तो ये क्षेत्र है इसका, ये साफ वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब ये मुझे बताओ, आपने दो पवनें पढ़ी हैं, एक तो पढ़ी है इधर वाली उत्तरी पूर्वी, इधर चलती है वो पछुआ पवनें। ये 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, ये 60 वाला है और ये 90 वाला है। तो इसके बीच में ध्रुवीय पवन, यहाँ इसके बीच में पछुआ पवन और यहाँ पे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पवनें यहाँ से चलना स्टार्ट होगी। कौन सी पवनें? पछुआ पवनें। कौन सी पवनें चलना स्टार्ट होगी यहाँ से? पछुआ पवनें। कब होगी? जब ये पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब वाली, ये दक्षिण की ओर चली जाएगी। जब आप ये बताओ किसी स्थान पे अगर पवनें चल रही हैं तो पवनें, अगर पवनों का खिसकाव उत्तर की ओर हो गया तो वो स्थान खाली होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा?
होगा। अगर वो स्थान अचानक से खाली होने स्टार्ट हो जाएगा तो चारों तरफ की हवाएं हैं वो उस क्षेत्र को भरने के रूप में आ जाएंगी और वो क्षेत्र पूरा भर देगी तो वहाँ पे चक्रवात का निर्माण हो जाएगा, जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? चक्रवातों का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? चक्रवात का। ये स्थल भाग है इसलिए ये चक्रवात आंधी तूफान के रूप में ही आकर के रह जाता है। यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से इसको पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। विक्षोभ चक्रवातों का ही रूप है, ठीक है। पश्चिमी इसलिए बोलते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। किसके कारण जाता है? पछुआ पवनों के कारण। वेस्टर्नली पवन पछुआ पवनों को ही कहते हैं, पश्चिमी पवन भी कहते हैं इनको। तो इसके कारण इसको पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, यानी कि पछुआ पवनों के कारण जो आने वाले चक्रवात हैं, ठीक है। इसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी बोला जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय इसलिए बोला जाता है कि एक कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा यानी 23.5 से 66.5 के बीच वाला क्षेत्र है, और वो क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध का है। तो वहाँ पे कोई चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ से ये पवनें आर्द्रता लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगी, पछुआ पवनों के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो भारत का जो ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र है? हिमालय वाला। तो इन पछुआ पवनों के इसमें आर्द्रता तो कहाँ से आ गई? इस क्षेत्र से आ गई। कौन से? भूमध्य सागर से आ गई। और आगे आया तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कैस्पियन सागर, अरल सागर, अजोब सागर, काला सागर, इनसे भी इनको कुछ मात्रा में आर्द्रता मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ती हैं ये पवनें, तो इस हिमालय के यहाँ पे टकराव होता है इनका। तो यहाँ पे पंजाब भी है, यहाँ पर हरियाणा भी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी है, और यहाँ पे ये राजस्थान वाला क्षेत्र भी है, ठीक है। तो इन शिवालिक की पहाड़ियों से जब ये पवनें टकराएंगी तो टकराने से इस क्षेत्र में क्या कर देगी? वर्षा कर देगी। ये क्षेत्र कौन कौन सा आता है? यहाँ पे पंजाब आता है। कौन कौन से आते हैं? पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पर उत्तरी राजस्थान आता है, इसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला क्षेत्र, और कुछ भाग झुंझुनू का भी आता है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है, पश्चिमी यूपी आता है। तो इस क्षेत्र में ये केवल वर्षा करती हैं। कब करती हैं? दक्षिणायन के समय। दक्षिणायन सूर्य होगा तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी? सर्दियाँ होंगी, यानी दिसंबर जनवरी का टाइम होगा। उस टाइम में ये जो वर्षा होगी, कहाँ से उठ करके आया? ये भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ है वहाँ से ये वर्षा आई है, ठीक है। तो इसको पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। शीतकालीन जो वर्षा आती है उसका कारण क्या है? तो वहाँ पे सीधा सीधा कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ये आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पर इस वर्षा को करने में इन चक्रवातों का हाथ है। इसी को यहाँ पे लोकल नाम, इसका स्थानीय नाम मावठ पड़ जाता है। तो ये मावठ की वर्षा कब होती है? ये वर्षा शीतकाल में होती है। कब होगी? शीतकाल में होगी, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र में शीतकाल में जो वर्षा होगी भारत के, तो भारत में शीतकाल में या तो मावठ होगी या लौटता हुआ मानसून जो वर्षा करेगा वो दो क्षेत्रों में करेगा। कावेरी का निम्न बेसिन या कोरोमंडल तट भी बोलते हैं इसे, और या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो वर्षा होगी, ठीक है। तो ये फ्लोन महोदय का सिद्धांत था। फ्लोन महोदय था, उन्होंने मानसून की उत्पत्ति के इस गत्यात्मक सिद्धांत के आधार पर यद्यपि तापीय संकल्पना की जो कमियों को दूर करने के लिए, कमियों की जो आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों पर उसको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। परंतु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण मानसूनी विशेषताओं की व्याख्या इस सिद्धांत से भी संभव नहीं हो पाई है, ठीक है। और यह मत मानसून पूर्व की व्याख्या को नहीं बता सकता। जो मानसून पूर्व की व्याख्या है वो व्याख्या कोटेश्वरम का जो आधुनिक मत है उस आधुनिक मत के द्वारा उसकी व्याख्या की गई है, जिसको चेरिबलाज्म भी बोलते हैं, आम्र वृष्टि भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस सिद्धांत के लिए हमें आधुनिक जो सिद्धांत है उनको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कोटेश्वरम का जो मत है उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये तो उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश की फ्लोन महोदय ने तो गत्यात्मक सिद्धांत में, लेकिन
लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद में केवल उनकी दिशाओं को तो बता पाया, लेकिन जो मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है उनके बारे में नहीं बता सके। ये 1951 का सिद्धांत है। जब दोनों को एक करके आधुनिक सिद्धांत में 1958 में कोटेश्वर महोदय उस टाइम में भारत के तत्कालिक मौसम विज्ञान के डायरेक्टर थे। उस टाइम में 1958 में उन्होंने अपना एक मत प्रस्तुत किया था आधुनिक सिद्धांत के रूप में। उसके अंदर उन दोनों सिद्धांतों को उन्होंने आधार माना, एडमंड हेले का भी माना और फ्लोन महोदय का गत्यात्मक सिद्धांत भी माना। तो तापीय सिद्धांत और गत्यात्मक सिद्धांत दोनों को आधार मान करके एक नवीन आधुनिक जो सिद्धांत का निर्माण किया, उस विद्वान का नाम या भूगोलवेत्ता का नाम कोटेश्वर महोदय, जो कि उस टाइम में हमारे भारत के मौसम विज्ञान का जो केंद्र था उस केंद्र में वहाँ पे डायरेक्टर के पद पे था। तो उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। ठीक है, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।